क्लास 10 हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ये वीडियो है। फर्स्ट चैप्टर जो है हिंदी मीडियम का वो है वास्तविक संख्या। हम इस वीडियो में वास्तविक संख्या का जितना भी उदाहरण दिया हुआ है, जितना भी प्रश्नावली दिया हुआ, सब क्वेश्चन एक ही वीडियो में बनाने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं फिर आपको कोई और वीडियो देखने का जरूरत नहीं। तो पहला जो टॉपिक है वास्तविक संख्या का, देखिए इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमको दो तीन चीज के बारे में जानकारी होना चाहिए। अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, सबसे पहले इसको सीखेंगे, फिर हम देखेंगे आगे और क्या क्या जानना है। पहले समझिए अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? वैसा संख्या जो दो चीज से डिवाइड लगे, मतलब दो चीज से भागा लगे, उसको हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। जो भी संख्या दो चीज से ज्यादा से भागा लगेगा वो अभाज्य संख्या नहीं होगा। अब क्या क्या ऐसा नंबर है जो दो से भागा लगता है, जैसे कि दो। अब दो ये किससे भागा लग रहा है? ये दो जो है एक का पहाड़ा आता है और दो का पहाड़ा आता है, मतलब दो जो है दो ही से भागा लग रहा है। फिर तीन, तीन भी एक का पहाड़ा आता है, फिर तीन का पहाड़ा आता है। फिर जो होगा आपका वो होगा पांच। अब यहाँ पे चार नहीं है। चार क्यों नहीं है? क्योंकि चार जो है वो एक से भी भागा लग रहा है, दो से भी लग रहा है और चार से, ये तीन चीज से भाग लग रहा है। सिर्फ दो ही चीज से जो भाग लगता है उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि वन से बड़ा ऐसा नंबर जो कि सिर्फ अपना पहाड़ा में है, जैसे कि दो, तीन, पांच, ये सब अपना पहाड़ा में आता है और किसी का पहाड़ा में नहीं आता है। और क्या हो गया? सात। सात के बाद आठ नहीं होगा क्योंकि वो दो का पहाड़ा में आता है। नौ नहीं होगा, वो तीन का पहाड़ा में आता है। 10 नहीं होगा, वो भी दो का पहाड़ा में आता है। 11। इसी तरीके से आपको लिखना है। फिर अगला नंबर होगा 13, फिर हो जाएगा 17, 19, इस तरीके से आएगा। अब अभाज्य संख्या खींच लिए, सीखिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड क्या है? अगर कोई नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 75, ठीक है, तो इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब हम अभाज्य गुणनखंड करने का क्या तरीका है, ये सब से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जो सबसे छोटा है, जैसे यहाँ सबसे छोटा क्या है 2, तो सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करके चेक करेंगे 2 से हो रहा है कि नहीं। फिर देखेंगे 3 से, 5 से, 7 से, मतलब छोटा से बड़ा आपको जाना है। तो इसके लिए अगर तीन चीज हमको पता होता है तो बहुत आसानी हो जाता है कि कौन सा संख्या है जो दो से भाग लगता है। अगर कोई संख्या दिया हुआ है तो हम कैसे पता करेंगे कि दो से लग रहा है कि तीन से लग रहा है कि पांच से लग रहा है? हम तीन ही चीज को सीखेंगे, दो का, तीन का, पांच का, इसके बाद आगे डिवाइड करके हम कर सकते हैं। देखिए दो से वो नंबर भागा लगता है जिसका लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 और, ठीक है, इतना ही। मतलब जिसका भी लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो संख्या दो से भागा लगता है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में 5 है, इसका मतलब ये क्या है, दो से भागा नहीं लगेगा। अब तीन से भागा का क्या नियम है? सबका अलग अलग नियम है। कहीं लिखा हुआ 1, 4, 5, 1। अब ये तीन से भागा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? इसका नियम क्या है, इसमें लास्ट में नहीं देखना है। तीन का नियम है सबको जोड़ेंगे, जोड़ते हैं। 4 1 5, 5 10, 1 11, कितना है जोड़ के? 11। क्या 11 तीन का पहाड़ा में आता है? नहीं आता है। मतलब ये जो संख्या है वो तीन से भागा नहीं लगेगा। अगर कहीं लिखते हैं 3, 4, 2, अब इसको जोड़ते हैं, 3 4 7 और 2 9, ये क्या है? 9। मतलब जो है ये तीन से भागा लग रहा है, क्योंकि 9 भी तीन से भागा लगेगा तो ये भी तीन से भागा लगेगा। तीन का नियम हो गया। अब सीखेंगे 5 का नियम। 5 का नियम क्या है? जिसका लास्ट में 0 और 5 हो, जिसका भी लास्ट में 0 5 हो वो 5 से भागा लगेगा। अब हम यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले चेक करें क्या ये दो से भागा लग रहा है। देखिए लास्ट में क्या है, इसका 5 है, मतलब दो से तो भागा नहीं लग रहा है। अब तीन चेक करेंगे, जोड़ते हैं, 7 और 5 जोड़े कितना है? 12। 12 तीन का पहाड़ा में आता है, मतलब ये तीन से भागा लगेगा। तो इसको तीन से भागा करेंगे, तीन से भागा करेंगे, दो बार में 6, यहाँ एक आया, 5 पर 15। फिर जो है ये 5 से भागा लगेगा। देखिए तीन से भागा अब नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तो 7 आता है, 7 तीन का पहाड़ा में नहीं आता है। इसको 5 से भाग करेंगे 5 बार में, फिर 5 से भाग करेंगे एक बार में। तो हम 75 को लिख सकते हैं 3 गुना 5 गुना 5। इसी को हम लोग बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। अब ये तो एक क्वेश्चन ऐसा बता दिए, इसका एक्सरसाइज जो प्रश्नावली है उसमें बहुत सारा क्वेश्चन, उसको भी हम बताएंगे। अब इसके बाद अगला क्या चीज है जो हम लोग को जानना चाहिए? देखिए इसमें अलग अलग प्रकार का जो है वो संख्या है, तो मिटाते हैं फिर आपको बताते हैं कि कितना प्रकार का संख्या जो है उसको हमको जानना चाहिए इस अध्याय को पढ़ने के लिए। पहला क्या होता है? पहला होता है प्राकृतिक संख्या, ठीक है। प्राकृतिक संख्या वह संख्या जो कि एक से स्टार्ट हो, जैसे कि 1, 2, 3, 4,
ये सबको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। 1 हो, 2 हो, 3 हो, मतलब इस तरीका से ये अनंत तक गया है। इसका नाम तो कोई भी पॉइंट हो, जैसे लिखा हुआ है 1.4, ये भी नहीं होगा, बटा है वो भी नहीं होगा, मतलब सिंपल है 1 2 3 4 5 है, जो भी रहता है उस तरह को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। दूसरा क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होता है? इसमें बस इतना ही अंतर है, ये 1 से स्टार्ट होता है, ये 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 1 2 3 4 इस तरीके से आ गया, पूर्ण संख्या हो गया। अब एक होता है पूर्णांक। अब पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक, ठीक। पूर्णांक किसको बोलते हैं? जो आपको माइनस भी हो प्लस भी हो, जैसे इस यहाँ पे लिखे थे 1 2 3 4, अगर कहीं लिखा हो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, इस तरीका से जितना भी है सब जो है सब पूर्णांक होगा। इसमें भी ना ही पॉइंट आएगा, ना ही यहाँ पे कोई बटा में आएगा, ठीक है। तो यहां तक तो हो गया। अब एक होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? वैसा संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और p और q दोनों जो है पूर्णांक हो। जैसे कि अगर आप कहीं लिखते हैं 2/3, ठीक है, तो इसको मान लीजिए ये p है, इसको मान लेते हैं q, ये दोनों पूर्णांक होना चाहिए, और जो नीचे q है ये बराबर नहीं होना चाहिए 0 का, ठीक है। तो अगर 2/3 लिखे तो ये 2 जो है ये क्या है? पूर्णांक है, ठीक है। ये 3 है, ये भी पूर्णांक है, और नीचे 0 नहीं होता चाहिए। मतलब इसमें से कोई भी नंबर ऊपर नीचे हो, लेकिन सिर्फ 0 नहीं नीचे होना चाहिए, तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या उसको कहते हैं जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, मतलब इस तरीका से नहीं लिख सकते, तो उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। कुछ उदाहरण देते हैं, जैसे कि लिखा हुआ √3, अगर कोई ऐसा नंबर हो जिसका रूट नहीं निकले तो वो अपरिमेय हो गया। या कहीं लिखा हो 0.01 2.01, इस टाइप से जो होता है वो भी परिमेय संख्या नहीं होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप का था। अब हम बनाएंगे इसका उदाहरण। तो पहला उदाहरण को हम पहले लिख लेते हैं। उदाहरण 1 को यहां पे हम लिख लिए हैं। अब देखिए उदाहरण क्या है। संख्याओं 4 का पावर n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 का पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है, ठीक है। मतलब यह है कि आपको यहाँ पे 4 का पावर n दिया हुआ है, और n जो है वो प्राकृत संख्या है, यानी n के जगह पे 1 2 3 4 कुछ भी ऐसा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख के देखते हैं। जैसे 4 के जगह पे मान लेते 2 रखेंगे, तो क्या हुआ? 4 गुना 4 ये 16 आया, इसका लास्ट में 0 आया? नहीं आया। तो इसी तरीका से अगर 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, तो क्या कहीं ऐसा है तो नहीं हो जाए कि आगे जाके 0 आ जाए? तो इसको चेक करने का तरीका होता है। कोई भी संख्या लीजिए, मान लीजिए इसका लास्ट में 0 है, कोई भी ले लेते हैं। हम ले लेते हैं 50। इसको 2 से अभाज्य गुणनखंड करेंगे, मतलब 2 से भागा लगेगा, ये तो 2 से भागा लगेगा तो 25 बार में, ये 5 से लगेगा 5 बार में, 5 से लगेगा 1 बार में। जो भी संख्या का लास्ट में अगर 0 होता है, तो वो संख्या का जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो गुणनखंड के रूप में 2 और 5 तो होना ही चाहिए। अगर 2 5 दोनों नहीं है, तो वो जो संख्या उसका लास्ट में 0 नहीं होगा। बस सिंपल सा ये नियम है। अब हम इसको चेक करेंगे कि क्या 4 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 आएगा। देखिए 4 है, 4 किससे भागा लगेगा? 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में। अब हम यहाँ देख सकते हैं सिर्फ 2 आया है, 5 नहीं आया है। अगर दोनों आता मतलब ये आगे जाके कहीं पे भी 0 पे इसका अंत हो सकता था, लेकिन सिर्फ 2 आया है, इसलिए यह संख्या कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि इसका लास्ट में 0 आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे, जब हम 4 का अभाज्य गुणनखंड, जब हम 4 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हमें गुणनखंड के रूप में केवल 2 प्राप्त होता है। 2 प्राप्त होता है।
इसलिए इसलिए हम यह कह सकते हैं कि 4 का पावर n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ये इसका जो है उत्तर हो गया। ठीक है, अब उदाहरण 2 को हम लिखते हैं। उदाहरण 2 को लिख लिए हैं। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमको एचसीएफ एलसीएम निकालना है। इसमें कौन सा विधि का इस्तेमाल करना है, अभाज्य गुणनखंडन विधि का। अब किस तरीका से इसको निकालेंगे, पहले दिया हुआ है 6, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ये 2 से भागा लगेगा 3 बार में, 3 से भागा लगेगा 1 बार। ठीक है, और क्या है 20 जो है ये 2 से भागा लगेगा 10 होगा, फिर 2 से भागा करेंगे 5 होगा, फिर 5 से भागा करेंगे 1 होगा। तो 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 और 20 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5। यहां तक तो हो गया। अब हम एचसीएफ एलसीएम दोनों को निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, पहले एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालना जो है, एचसीएफ का मतलब ये होता है कि जो दोनों में आए मतलब दोनों में देखिए क्या क्या मिल रहा है, यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 1 2 दोनों में कॉमन है, यानी दोनों में आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 होगा, क्योंकि 2 के अलावा कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो दोनों में आया। तो एचसीएफ तो निकल गया। अब एलसीएम में क्या करना होता है। ठीक है, एलसीएम देखिए, एलसीएम में देखेंगे किसमें ज्यादा बार आया है। जैसे इसमें 2 1 बार आया है और इसमें कितना बार आया है, 2 बार आया है। तो ज्यादा बार किसमें आया था, नीचे वाला, और कितना बार आया था, 2 बार। तो हम लिखेंगे 2 बार। जिसमें भी ज्यादा बार आएगा उसी वाला लिखेंगे। अब 3 जो है इसमें 1 बार आया है, इसमें 1 बार भी नहीं आया, तो ज्यादा बार किसमें आया, ऊपर वाला में, तो 1 बार 3 लिख देंगे। उसी तरीके से 5 इसमें 1 बार आया, इसमें 1 बार भी नहीं आया, तो ज्यादा नीचे वाला आया है 5, तो 5 लिखेंगे। तो ये क्या निकल गया, हम लोग का एलसीएम निकल गया। आप सबको गुना कर देंगे, 2 को 2 से गुना करेंगे 4, 4 को 3 से गुना करेंगे 12, 12 को 5 से गुना करेंगे 60। ये क्या निकल गया, हम लोग का एलसीएम हो गया। इसी तरीका से एचसीएफ एलसीएम का बहुत सारा लेसन में क्वेश्चन है, उसको भी बनाएंगे तो आपको और अच्छा से समझ में आएगा। अभी उदाहरण 2 कंप्लीट हो गया था, उदाहरण 3 को हम लिख लेते हैं। उदाहरण 3 को लिख लिए हैं। देखिए उदाहरण क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। हम लोग को इसमें एचसीएफ निकालना है और फिर एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसमें जो है उदाहरण में जिस तरीका से बना हुआ हम उस तरीका से बताएंगे। अभी आपको एचसीएफ एलसीएम निकालने का तरीका बताए थे, उस तरीका से भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें पहले हम एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम निकालने के लिए एक फॉर्मूला का यूज करेंगे। देखिए एचसीएफ कैसे निकलेगा, पहले 96 है, इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे, लास्ट में 6 है, इसका मतलब ये तो 2 से भागा लग रहा है। तो अगर इसको 2 से भागा देंगे तो 4, देखिए जैसे 96 को अगर हम 2 से भागा किए, ठीक है, तो 2 से करेंगे 4 बार में 8 हो जाएगा, यहाँ बचा 1 उतारे 6, 8 बार में 16, ये तो कट गया। अगर भागा करने में आपको दिक्कत है तो इस तरीका से कर सकते हैं अलग से, नहीं तो अगर डायरेक्ट करना चाहते हैं तो इस तरीका से कीजिए। जैसे कि 2 का पहाड़ा में जो है 9 नहीं आता है, लेकिन कितना था, 8 आता है। कितना आता है, 4 बार में, तो 4 लिखे। अब 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 बचा, 1 जब बगल में आ जाएगा तो 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा तो 2 का पहाड़ा 8 बार में 16 आता है। फिर 2 से भाग करेंगे 4 2 बार में आता है, 8 4 बार में आता है। फिर 2 से भाग करेंगे 1 बार में आता है, ये 2 बार में आता है। फिर 2 से भाग करेंगे 6 बार में, फिर 2 से भाग करेंगे 3 बार में, और 3 से भाग करेंगे तो 1 होगा। अब आ गया 404, ये किससे भागा लगेगा, लास्ट में 4 है, यानी कि ये 2 से भागा लग रहा है। आपको नियम हम बताए थे शुरू में, 2 से भाग करेंगे 2 0 2, फिर 2 से भाग करेंगे 1 0 1, अब 101 आ गया। 101 जो है किसी का पहाड़ा में नहीं आता, ये एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 101 जो है वो 1 बार में कटेगा, 101 का टेबल में। यहां तक तो हो गया। अब इसको लिख लेते हैं। पहले क्या था, 96 जो था 2 गुना 2 गुना 2 गुना केटो 2 है, 1 2 3 4 5, 4 लिखे, एक और लिखेंगे 5, एक 3 है, और 404 है, 404 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 101, ये लिख दिया। अब एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ का क्या तरीका था, हम बताए थे कि जो दोनों में मिलता है, दोनों में यहाँ क्या मिल रहा है, एक तो ये 2 मिल रहा है, लिख देते हैं, फिर गुना लिखिए, फिर एक और 2 मिल रहा है, ये भी लिख देते हैं, और कोई ऐसा चीज नहीं है जो कि दोनों में आता है। तो 2 को 2 से गुना किया, क्या हो गया 4,
HCF तो निकल गया। एलसीएम को जो तरीका बताए थे उससे भी आप इसको निकाल सकते हैं, लेकिन देखिए एग्जाम्पल में जो बनाया हुआ है इस तरीका से भी आप बना सकते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला ये होता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो HCF इंटू LCM। अब यहां पे दो संख्या क्या था, ये दो संख्या था 96 और 404। इसको गुणनफल मतलब दोनों गुना करेंगे, 96 गुना 404 बराबर HCF कितना निकाले 4, तो 4 लिखेंगे। LCM हम लोग को नहीं पता, LCM सेम टू सेम लिखेंगे। अब 4 ये गुना में है, जब इसको इधर ले आएंगे तो क्या होगा, भागा में होगा। यहां लिखेंगे 96 गुना 404, ये गुना इधर आके क्या हो गया, भागा, बराबर कितना बच गया LCM। 4 से काटेंगे तो इसको 1 0 1 कितना बचा 101 बचा। अब 101 को 96 से गुना करना है, तो 101 को 96 से गुना करेंगे तो 6 0 6, फिर 9 से गुना करेंगे 9 0 9, ये हो गया 6 9 6 9। तो इसका आंसर आएगा 9 6 बराबर LCM। अब इतना बराबर LCM हुआ या LCM बराबर ये हुआ, बात एक ही है। बराबर मतलब क्या, दोनों बराबर है, तो लिखेंगे 9 6। ये हम लोग का HCF भी निकल गया, LCM भी निकल गया। ठीक है, उदाहरण ये तीसरा हो गया है। एक और उदाहरण है, उसको हम लिख लेते हैं। उदाहरण 4 को लिख लिए हैं। उदाहरण क्या है, संख्या 6 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको HCF LCM निकालना है अभाज्य गुणनखंडन विधि से, लेकिन अभी तक जो पढ़े थे उसमें हम दो संख्या का निकालते थे। इसमें कितना है, इसमें 3 संख्या है। देखिए कैसे निकालेंगे इसका, सबको उसी तरीका से बनाइए। आधा प्रोसेस सेम है, फिर जरा सा लास्ट में चेंज होगा। जैसे कि 2 से भाग करेंगे 3 से भाग करेंगे 1, 72 जो है इसको 2 से भाग करेंगे तो 36 हो जाएगा, फिर इसको 2 से भाग करेंगे तो 18 हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो 9 हो जाएगा, 3 से भाग करेंगे तो 3 होगा, 3 से भाग करेंगे तो 1 होगा। 120 जो है ये 2 से भाग करेंगे तो 60 होगा, फिर 2 से भाग करेंगे 30 होगा, 2 से भाग करेंगे 15 होगा, 3 से भाग करेंगे 5 होगा, 5 से भाग करेंगे 1 होगा। इसमें कुछ नहीं करना है, यहां तक तो सेम था। अब यहाँ पे 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3। 72 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। ठीक है, फिर 120 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। यहां तक हो गया। अब हम निकालते हैं HCF इससे पहले जो बताए थे उसमें क्या बताए थे, जो दोनों में होता है। यहाँ 3 नंबर है, मतलब जो तीनों में है। देखिए तीनों में क्या क्या मिल रहा है, एक तो 2 मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, मतलब 3 भी मिल रहा है। तो 2 इंटू 3 क्या निकल गया, HCF 6 निकल गया। और कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो तीनों में है। अब इसके बाद निकालेंगे LCM। तो LCM कैसे निकलेगा, हम LCM में बताए थे जिसमें सबसे ज्यादा बार आया है। देखिए इसमें 2 एक बार आया है, इसमें कितना बार आया है, 3 बार आया है, इसमें भी 3 बार आया, तो सबसे ज्यादा बार 3 ही बार आया है। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 3 बार। ठीक, फिर गुना 3 इसमें 1 बार आया है, इसमें 2 बार आया है, इसमें 1 बार आया, तो ज्यादा से ज्यादा कितना बार आया है, 2 बार आया है, तो इसमें 2 बार लिखेंगे। 5 इसमें 1 बार आया है और किसी में नहीं आया, मतलब 5 ज्यादा ज्यादा 1 ही बार आया। अब गुना करते हैं, 2 को 2 से गुना किए 4, 4 को 2 से गुना किए 8, 8 को 3 से गुना किए 24, और 24 को फिर 3 से गुना करेंगे। देखिए 24 को 3 से गुना करते हैं, 12 का 2 हाथ में 1, 6 1 7, 72 हो गया। 72 को फिर किससे गुना करेंगे, 5 से, 5 दूनी 10 बचा 1, 7 बचे 35 और 1 36, कितना आंसर आ गया 360। यहां तक तो आ गया। अब इसमें एक और चीज है, जैसे कि अभी इससे पहले जो हम फॉर्मूला पढ़े थे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, वो 2 ही संख्या पे लगता है, इस पे नहीं लगता है। ठीक है, तो इस पे लगाने से अगर मान लेते हैं इसका HCF 6 निकल गया है और LCM लगाना है तो उस फॉर्मूला का यूज हम लोग नहीं कर सकते। ठीक, यहां तक तो हो गया। अब उदाहरण सब कंप्लीट हो गया था। अब प्रश्नावली को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है उसको लिखेंगे। प्रश्नावली 1.1, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन ये था कि ये जो संख्या है उसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हम लोग को लिखना है। तो सबको कैसे लिखेंगे, बनाते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ 140, तो इसको जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे
तो लास्ट देखिए, लास्ट में यहाँ पे क्या है, शून्य है, ठीक है, जीरो है, तो जीरो है इसका मतलब किससे भागा लगेगा, ये 2 से भागा लगेगा, 2 से भाग करेंगे, 7 बार में गया 14 और यहाँ बचा जीरो, फिर ये 2 से भागा लगेगा, ये 35 हो जाएगा। अब ये 2 से भागा नहीं लग रहा है क्योंकि लास्ट में 5 है, मतलब 2 से भागा लगा नहीं। अब 3 से लगता है कि नहीं लगता, उसके लिए दोनों को जोड़ के चेक करते हैं, दोनों को जोड़ेंगे 5 और 3 8 होगा, इसका मतलब 3 से भी भागा नहीं लगेगा। ये किससे भागा लग रहा है, 5 से, तो 5 से भागा देंगे 7 बार में, 7 से भागा देंगे 1 बार में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 140 बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, ये पहला हो गया। दूसरा क्या है, 156 दिया हुआ, देखिए लास्ट में क्या है 6 है, इसका मतलब 2 से भागा लगेगा, 2 से अगर भागा करेंगे तो 15 है, तो 7 बार में गया 14, 15 में 14 घटाए 1 बचा, तो उसको बगल में ले जाइए, तो बगल में ले जाएंगे, यहाँ क्या हो गया 16, 8 बार में 16 होगी। फिर ये लास्ट में 8 है, फिर 2 से भागा लगेगा, 3 बार में गया 6, यहाँ आ गया 1, तो 9 बार में 18। अब ये जो है लास्ट में 9 है, मतलब ये 2 से भागा नहीं लग रहा है। अब 3 से भागा कैसे लगेगा, जोड़ के चेक करते, 9 3 12, 12 आता है 3 का पहाड़ा में, यानी ये 3 से भागा लगेगा, 3 से भाग करेंगे तो 1 3, ठीक। फिर ये 13 आ गया, 13 किसी से भागा नहीं लगता है, 13 से ही लगता है 1 बार में, तो 156 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, दूसरा बन गया। तीसरा बनाते हैं, तीसरा क्या है 3 8 2 5। अब देखिए लास्ट में 5 है, मतलब ये तो आपको ये जो लास्ट में 5 है 2 से तो भागा लगा नहीं, अब 3 से लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इसको जोड़ के चेक करेंगे, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 5 18, 18 जो है 3 का पहाड़ा में आता है, मतलब ये पूरा नंबर जो है 3 से भागा लगेगा। 3 से भाग करेंगे तो 1 बार में 3 गया, 8 है तो 2 बार में 6 होगा, यहाँ पे देखिए 8 में से 6 घटाए 2 बचा, अगर सामने ले गए यहाँ पे तो 2 2 क्या हो गया 22, 7 बार में गया 3 7 21, फिर 1 आ गया यहाँ पे, 5 बार में 15। फिर ये जो है जोड़िए, 2 और 1 3 और 7 10 और 5 15, मतलब अभी भी ये 3 से भागा लग रहा है। 3 से भागा करेंगे तो 4 बार में 12, 2 बार में 6 और यहाँ आगे 1 5 बार में। अब फिर जोड़ते हैं, 4 2 6 5 11, अब ये 3 से भागा नहीं लग रहा है, ये किससे भागा लग रहा है, ये जो है आपको लगेगा 5 से भागा, क्योंकि लास्ट में 5 था, 8 बार में 40 और यहाँ पे आगे 2, 5 बार में ये गया, ठीक है 25। अब ये 85 है, ये किससे भागा लग रहा है, देखेंगे ये 5 से ही भागा लगेगा, क्योंकि लास्ट में 5 था, तो ये 17 बार में जाएगा, ठीक है 17 25 85 होता है, और फिर 17 का पहाड़ा 1 बार में, तो यहाँ लिखेंगे 3 8 2 5 इक्वल टू 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, ये आपका हो गया तीसरा। अब लास्ट यहाँ पे 2 बचा हुआ है, चौथा बनाते हैं, यहीं पे बना देते हैं। चौथा क्या है 5 0 0 5, ये दोनों को जोड़ते हैं, 5 और 5 जोड़ेंगे 10, 10 आया, इसका मतलब ये तो 3 से भागा लगेगा नहीं, 5 है तो 2 से भी नहीं लगेगा। अब लास्ट में 5 है यानी 5 से भागा लगेगा, तो 5 से भाग करेंगे 1 0 0 फिर 1, अब ये लास्ट में कितना आ गया है 1 आ गया है, इसका मतलब ये 5 से भागा नहीं लग रहा है। अब हम इसको चेक करेंगे, 5 के बाद अगला अभाज्य संख्या क्या होता है 7, के 7 से भागा लगता है कि नहीं, 7 से 1 0 0 1, तो 1 बार में गया 7, यहाँ बचा 3 उतारे 0, 4 बार में गया 28, यहाँ बचा 2 उतारे 1, 7 का पहाड़ा 3 बार 21 कट गया, ठीक। तो 7 से भाग करेंगे कितना होगा 143। अब देखिए किससे भागा लग रहा है, अब ये 7 से भागा नहीं लगेगा, ठीक है, ये 11 से भागा लगेगा, 11 से भागा करेंगे, 1 बार में गया 11, यहाँ बचा 3, 3 बार में 33, फिर यहाँ 13 से भागा लगा 1 बार में, तो 5 0 0 5 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, इसका भी आंसर हो गया। अब लास्ट वाला बनाते हैं, लास्ट का देखिए क्या है, दिया हुआ है 5 नंबर में 7 4 2 9, ये जब हम चेक करेंगे तो लास्ट में 9 है, यानी 2 से तो भागा लगा नहीं, अब 9 है तो इसका मतलब जोड़ के चेक करते क्या 3 से भागा लगेगा, 9 2 11, 11 4 15, 15 7 22, मतलब ये 3 से भी भागा नहीं लगा। अब ये 3 से भी भागा नहीं लगा तो आगे क्या चीज से चेक करेंगे 5, लास्ट में 9 है, मतलब ये 5 से भी भागा नहीं लग रहा है। अब इसको इसी तरीके से 7 से 11 से 13 से भागा करके चेक कीजिए, ये किसी से नहीं लगेगा, ये डायरेक्ट जो है वो 17 से भागा लगेगा। 17 से भागा करके दिखाते हैं, 7 4 2 9, 17 का पहाड़ा लेंगे, 17 का पहाड़ा 17 का 17, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौके 68, 4 बार में 68, यहाँ पे क्या बचा, इधर 1 लाएंगे 14, 14 में से 8 घटा तो बचा 6,
ये कट गया, यहाँ उतारेंगे 2 और 17 का पहाड़ा 3 बार लेंगे, 17 3 51, यहाँ बचा 1 और यहाँ भी बचा 1, यहाँ उतारे 9 और 17 का पहाड़ा 7 बार लेंगे तो 119। मतलब यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे आया 4 3 7। अब ये 17 से भी भागा नहीं लगेगा, ये 19 से भागा लगेगा। 19 का पहाड़ा में 2 बार में होता है, 19 दूनी 38, और जब 43 में से 38 घटाएं बचा 5, इधर आ गया 5 57, 19 3 57। फिर ये 23 से लगेगा एक बार में, मतलब इसको लिख सकते हैं 7 4 दोनों को 17 गुना 19 गुना 23। ये सब का आंसर हो गया है, पहला का आंसर हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं फिर इसको बनाएंगे। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये जो आपको दिया हुआ है इसका हम लोग को एचसीएफ और एलसीएम निकालना है तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है। पहले तो हमको दोनों का एचसीएफ एलसीएम निकालना है, इसके बाद ये जांच करना है कि अगर दो संख्या का गुना करेंगे, जो दो संख्या आपको दिया हुआ है, और एचसीएफ इंटू एलसीएम करेंगे तो दोनों जो है वो बराबर होगा, ये आपको जांच करना है। तो पहला बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। इसके लिए अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 26 है, ये किससे भागे लगेगा, 2 से 13 बार में, ये 13 से लगेगा एक बार में। 91 जो है ये 2 से भागा नहीं लगेगा क्योंकि लास्ट में 1 है, जोड़ के देखिए 10 आया, 3 से भी नहीं लगेगा, लास्ट में अगर 5 नहीं है तो 5 से भी नहीं लगा, ये 7 से भागा लगेगा, 7 से भागा लगेगा 13 बार में और 13 से भागा लगेगा एक बार में। तो हम 26 को लिख सकते हैं 2 गुना 13, 91 को लिख सकते हैं 7 गुना 13। अब यहाँ पे लिखेंगे HCF। इससे पहले भी बताए हैं कि HCF मतलब होता है जो दोनों में आता है, दोनों में क्या मिल रहा है 13, तो HCF 13 निकला। LCM क्या होता है, जो ज्यादा बार आया, मतलब दोनों में देखें किसमें क्या ज्यादा बार आया, जैसे कि 2 इसमें एक बार आया, इसमें एक बार भी नहीं आया, तो ज्यादा से ज्यादा एक बार आया है। ठीक है, 3 फिर 13 इसमें भी एक बार आया है, इसमें भी एक बार आया है, मतलब एक ही बार है, हाईएस्ट एक ही बार है, और 7 भी एक बार है। ठीक, तो गुना करते हैं, 2 को 13 से गुना करेंगे 26 और 26 को 7 से गुना करेंगे, तो 26 को 7 से गुना करेंगे, 7 छक्के 42 का 2 हाथ में बचा, 4 7 दूनी 14 4 18, कितना आ गया 182। तो पहला तो काम हो गया हम लोग का, एचसीएफ एलसीएम निकल गया। अब क्या करना था, इसको हम लोग को दिखाना है कि क्या ऐसा होता है कि, तो यहाँ पे लिखेंगे दो संख्याओं, ये जांच करना था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। अब दो संख्या क्या है हम लोग का, पहला संख्या क्या था 26, यहाँ लिखे 26, फिर गुना दूसरा संख्या क्या है 91, तो यहाँ लिखे 91 बराबर HCF कितना दिया हुआ था, देखिए HCF 13 है और LCM क्या है 182, ये लिख दिए। अब दोनों गुना करेंगे तो दोनों बराबर आएगा, दोनों को गुना करते हैं, 91 को 26 से गुना करेंगे, ये 6 हो गया, 9 छक्के जो है वो होता है 54। ठीक है, फिर 2 से गुना करेंगे 2 और 9 दूनी 18, तो यहाँ हुआ 6 6 8 5 13 का 3 हाथ में 1 2, तो यहाँ पे कितना आया 2 3 6 6 इक्वल टू, अब इसको गुना करके चेक करते हैं, 182 को 13 से गुना करेंगे 6 और 8 24 का 4, ठीक, हाथ में बचा 2 3 और 2 5, 1 से गुना करेंगे 2 8 1 6 6 13 का 3 हाथ में 1 2। अब देख सकते हैं कि दोनों तरफ क्या हो गया है, दोनों तरफ बराबर हो गया, तो यही जांच करना था, तो पहला का आंसर हो गया। इसी तरीका से तीनों को बनाएंगे। दूसरा को बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा जो क्वेश्चन है वो है 510। ठीक है, अब 510 किससे भागा लगेगा, 510 मतलब लास्ट में क्या है 0 है, 0 मतलब 2 से भागा लगेगा, 2 से भागा करेंगे, 2 बार में गया 4, यहाँ बचा 1, 5 बार में गया 10, फिर यहाँ बचा 1, फिर 5 बार में। अब ये 2 से भागा नहीं लग रहा है, 5 5 जोड़िए 10 और 2 12, 12 मतलब 3 से भागा लग रहा है, 3 8 24 और यहाँ आ गया 3 5 15, फिर ये जो है 5 से भागा लगेगा 17 बार में, ये 17 से भागा लगेगा एक बार में, और क्या था 92 था। ये 2 से भाग करेंगे तो 4 6, फिर ये 2 से भाग करेंगे तो 2 3 और फिर ये भागा करेंगे 23 से, तो एक बार में गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 510 बराबर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। ठीक है, 92 को लिख सकते हैं 2 गुना 23। यहाँ तक तो लिख दिए। अब निकालेंगे HCF LCM।
HCF मतलब जो दोनों में मिलता है, दोनों में देखिए सिर्फ 1 2 मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे HCF हो गया 2। LCM मतलब जिसमें ज्यादा आया, इसमें 1 बार 2 आया है, इसमें 2 बार आया, तो ज्यादा नीचे वाला में आया था उसी को लिखेंगे। फिर आगे देखिए 3 इसमें 1 बार आया है, इसमें 1 बार भी नहीं आया तो 1 ही बार लिखेंगे। 5 इसमें 1 बार आया है, इसमें 1 बार भी नहीं आया तो 5 लिखेंगे। उसी तरीके से 17 इसमें 1 बार आया, इसमें 1 बार भी नहीं आया तो 17 लिखेंगे और फिर 23 लिखेंगे। जिसमें ज्यादा आए उसको लिख देना है, ठीक। अब ये सब को गुना करेंगे, 2 को 2 से गुना करेंगे 4, 4 को 3 से गुना करेंगे 12, 12 को 5 से गुना करेंगे 60, 60 को 17 से गुना करते हैं, 60 को 17 से गुना करते हैं, 0 7 6 के 42, फिर यहाँ करेंगे, यहाँ पे होगा 0 और यहाँ पे हो गया 6, तो 0 2 4 6 10, ये आ गया। अब इसको यहाँ तक हो गया था, इसको 23 से गुना करते हैं, 1 0 2 0 को 23 से गुना करेंगे, तो 0 6 0 3, फिर गुना करेंगे यहाँ से 0 4 0 2, मतलब 0 6 4 3 2, ये हम लोग का आ गया। कितना है 2 3 4 6 0, ठीक है। HCF निकल गया, LCM निकल गया। अब इसको जांच कर लेते हैं, सेम जैसे जांच किए थे उसी तरीका से जांच करेंगे। इसमें भी वही चीज लिखेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। दो संख्या क्या था, पहला संख्या था 2 और दूसरा संख्या कितना था 2, पहला ये नहीं था, देखिए पहला संख्या ये वाला था, पहला संख्या कितना था 510, ठीक है, उसको उधर लिखना है, और इंटू दूसरा संख्या कितना था 92। तो HCF कितना निकला है, HCF निकला है 2 और LCM जो निकला है वो निकला है 2 3 4 6 0, 2 3 4 6 0, इसको लिख लिए। आप गुना करके चेक करते हैं, पहले ये दोनों गुना करेंगे, 510 को 92 से गुना करेंगे, 0 2 5 को 2 से गुना किए 10, फिर यहाँ गुना करेंगे 0 9 और इसको गुना करेंगे 9 5 45, तो यहाँ पे हो गया 0 2 9 6 4, कितना आया, ये आपको आया 4 6 9 2 0। अब इसको गुना करते हैं, तो 0 6 दूनी 12 का 2 हाथ में बचा 1, 4 को 2 से गुना किए तो 8 और 1 9, फिर यहाँ पे 3 से 2 गुना करेंगे 6 और 2 को 2 से गुना करेंगे, देख सकते हैं दोनों तरफ जो है बराबर आ गया। ये दूसरा तो बन गया। अब तीसरा वाला बनाते हैं, सेम प्रोसेस है, सब कुछ इसी तरीके से बनाना है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, पहले कितना दिया हुआ था 336, ये किससे भागा लगेगा 2 से भागा लगेगा एक बार में, यहाँ गया 6, फिर यहाँ हो गया 6 बार में 12, फिर यहाँ आया ये 8 बार में गया, ठीक। फिर 2 से भागा करेंगे यहाँ पे तो 8 4 होगा, फिर 2 से भागा करेंगे तो 4 2 होगा, फिर 2 से भागा करेंगे तो 2 1 होगा। अब ये फिर 3 से भागा लगेगा 7 बार में, 7 से भागा लगेगा 1 बार में, कितना है 54 है। 54 जो है 2 से भागा करेंगे 27 होगा, फिर यहाँ पे 3 से भाग करेंगे तो 9 होगा, 3 से भाग करेंगे तो 3 होगा, 3 से भाग करेंगे तो 1 होगा। सबको भाग कर दिए। अब लिखते हैं इसको, 336 बराबर लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, कितना 2 है 4 ठो 2 है, 3 1 4 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक 7 हो गया। 54 को जो है वो लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब निकालते हैं HCF। HCF मतलब जो कि दोनों में होता है, दोनों में देखिए क्या क्या मिल रहा है, 1 2 मिल रहा है, लिख दिए, और क्या मिल रहा है 1 3 यहाँ है, 1 3 यहाँ, 1 3 में, ये दो ही चीज मिल रहा है, दोनों को गुना करेंगे क्या होगा 6 होगा। अब यहाँ पे LCM लिख लेते हैं, LCM क्या होगा, LCM मतलब जिसमें ज्यादा बार आया है। देखिए 2 इसमें कितना बार आया है 1 2 3 4, इसमें एक ही बार आया तो हम यहाँ पे 2 कितना बार लिखेंगे 4 बार, ठीक। 3 इसमें 3 बार आया है, इसमें 1 बार आया है, मतलब नीचे वाला में ज्यादा आया है तो नीचे वाला लिखेंगे 3 बार, ठीक। फिर 7 1 बार आया है नीचे ऊपर वाला, यहाँ लिख दिए। अब सबको गुना कीजिए, 2 को 2 से गुना करेंगे 4, 4 को 2 से गुना करेंगे 8, 8 को 2 से गुना करेंगे 16, 16 को 3 से गुना करेंगे 16 3 48, फिर 48 यहाँ तक आ गया। देखिए यहाँ तक हम लोग को कितना है 48 आया। अब इसको 3 से 3 को गुना करेंगे 9, और 9 को 7 से गुना करेंगे तो 9 7 होता है 63, 63 और 48 गुना करते हैं, 48 और 63 को गुना करते हैं, 8 24 बचा 2, 4 12 और 2 14, 6 से गुना करेंगे 8 6 48, 8 6 48 बचा 4, 6 चौके 24 और 4 28, तो यह बचा 4, 8 से 12 2 हाथ में 1, 8 1 9 10 का 0, हाथ में बच गया 1 और ये 3, तो इसका आंसर कितना आया, यहाँ पे आया इसका LCM 3024, ठीक है। LCM निकाल दिए, HCF निकाल दिए। अब इस पे यहाँ पे इसको रखते हैं, सेम चीज लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM।
दो संख्या कितना था, एक था 336 गुना दूसरा जो था वो था 54 बराबर HCF। HCF कितना है, HCF है 6, ठीक है, गुना LCM। LCM कितना निकला है 3024। गुना करते हैं, ये दोनों पहले गुना करते हैं। 336 को 54 से गुना करेंगे, 4 का पड़ा 6 बार, 6 चौके 24, बचा 2, 3 चरतिया 12, 2 14 का 4, हाथे बचा 1, चरतिया 12 और 1 13। फिर 5 से गुना करेंगे, 6 पचे 30 का 0, हाथ में बच गया 3, 5 तिया 15, 3 18 का 8, हाथ में बचा 1, 5 तिया 15, 1 16। तो यहाँ बचा 4 4, 8 2 10 1 11 के 1, हाथ में बच गया 1, 6 1 7 1 8 और 1। तो यहाँ पे कितना आया 1 8 1 4 4। 6 से गुना करेंगे, 6 चौके 24 का 4, हाथ में बचा 2, 6 दूनी 12 और 2 14 का 4, हाथ में बचा 1, इसको 0 से गुना करें 0, तो यहाँ पे हो गया 1 और 6 तिया 18। देख सकते हैं ये भी बराबर हो गया। तो ये क्वेश्चन तो बन गया है, इसी तरीका से आप बनाएंगे। और जहां पे अब ये देखिए, जैसे यहाँ पे दो चीज दिया हुआ है तब ये जांच हो सकता है। अब अगला जो क्वेश्चन आएगा उसमें 3 चीज का एलसीएफ और एलसीएम निकालना पड़ेगा, उसका जांच हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि उसका जांच नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन 3 और 4 इस बार एक साथ लिख लिए हैं, क्वेश्चन छोटा है तुरंत बन जाएगा। देखिए 3 का जो पहला है उसमें क्या दिया हुआ है, आपको करना यह है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमको फिर इसमें क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा। तो पहले 12 है, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ये किससे भागा लगेगा 2 से 6 बार में, ये लगेगा 2 से 3 बार में, ये 3 से लगेगा 1 बार में। 15 है, इसको लिखते हैं, ये 3 से भागा लगेगा 5 बार में, 5 से लगेगा 1 बार में, ठीक है। फिर कितना था 21 है, ये किससे लगेगा 3 से 7 बार में और 7 से 1 बार में। तो हम लोग 12 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3, 15 को लिख सकते हैं 3 गुना 5 और फिर 21 को लिख सकते हैं 3 गुना 7। अब एचसीएफ एलसीएम हम लोग को निकालना है। एचसीएफ मतलब क्या होता है, जो तीनों में है। देखिए तीनों में क्या मिल रहा है, जैसे 2 था दोनों में देखते थे, 3 है तीनों में देखेंगे, तीनों में सिर्फ ये 3 मिल रहा है, कोई ऐसा चीज नहीं जो तीनों में। तो एचसीएफ कितना निकल गया 3। अब लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम मतलब ये होता है जिसमें ज्यादा बार आया है। देखिए 2 इसमें 1 बार 2 बार आया है, इसमें 1 बार भी नहीं आया, इसमें 1 बार भी नहीं आया, तो ज्यादा से ज्यादा 2 बार आया। 3 जो है इसमें 1 बार आया है, इसमें भी 1 बार आया है, इसमें भी 1 बार आया है, मतलब किसी में भी ज्यादा से ज्यादा 1 बार आया, तो 1 बार 3 लिखेंगे। उसी तरीका से 5 भी 1 बार आया है और 7 भी 1 बार आया है। सबको गुना करते हैं, 2 को 2 से गुना करेंगे 4, 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12, 12 को 5 से गुना करेंगे 60 और 60 को 7 से गुना करेंगे। देखिए 60 को 7 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 0 और 42 या 420। फर्स्ट का निकल गया। सेकेंड का बनाते हैं। दूसरा क्या था 17 है, तो 17 जो है सिर्फ 17 का ही पहाड़ा में जाएगा 1 बार। फिर 23 है, 23 जो है 23 का पहाड़ा में जाएगा 1 बार। इसके बाद 29 है, 29 सिर्फ 29 का पहाड़ा में कटेगा ये 1 बार। तो 17 को लिख सकते हैं 17 गुना 1, ठीक है। 23 को लिख सकते हैं 23 गुना 1 और 29 को लिख सकते हैं 29 गुना 1। अब हमको क्या करना है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ मतलब जो तीनों में, तो तीनों में क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, 1 निकालनी है। फिर लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम मतलब जो ज्यादा से ज्यादा बार आया। देखिए तो 1 बार 17 आया है, 1 बार 23 आया है, 1 बार 29 आया है, तीनों को इंटू करेंगे 17 गुना 23 गुना 29। 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 से किसी भी चीज को गुना कीजिए फिर वो सेम नंबर आता है। तो सबको गुना करते हैं, 17 और 23 पहले गुना करेंगे, 23 को 17 से गुना करते, 7 का पहाड़ा 3 बार 21, बचा 2, 7 दूनी 14 और 2 16। फिर 1 से गुना करेंगे 3 2, तो यहाँ पे क्या बचा 1 9 3। अब इसको कितना से गुना करना है 29 से, 9 से गुना करेंगे 9, 9 9 81 का 1 बचा 8, बचा 8, 9 का पहाड़ा 3 बार 27 और 8, 27 और 8 हो गया आपका 35, ठीक है। 2 से गुना करेंगे 2, 9 का पहाड़ा 2 बार 18 का 8, हाथ में 1, 3 दूनी 6 और 1 7, तो 9 3 8 5 13 का 3, हाथ में 1, 7 3 10 11। तो यहाँ पे कितना आया 1 1 3 3 9। अब लास्ट वाला बनाते हैं, 8 है 9 है 25 है, इसको निकालना है, ठीक। तो 8 जो है वो 2 का पहाड़ा में लगेगा, ये तीसरा है।
8 जो है 2 का पहाड़ा में लगेगा 4 बार में, ये 2 से लगेगा 2 बार में, ये 2 से लगेगा 1 बार में। 9 जो है ये 3 से जाएगा 3 बार में, ये 3 से जाएगा 1 बार में। 25 जो है वो 5 से भागा लगेगा 5 बार में, और 5 से भागा लगेगा 1 बार में। 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3, और 25 को लिख सकते हैं 5 गुना 5। ठीक है। एचसीएफ मतलब क्या होता है, जो तीनों में आया, तीनों में कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। जब कुछ नहीं मिल रहा है मतलब 1 होता है। कहीं पे भी कुछ ऐसा है जहां कुछ नहीं मिल रहा है तो डायरेक्ट 1 लिखेंगे। एलसीएम देखिए ज्यादा से ज्यादा 2 कितना बार आया, 3 बार आया है। ठीक है, 3 भी 2 बार आया है, और 5 भी 2 बार आया। अब सब गुना करते, 2 को 2 से गुना करेंगे 4, 4 को 2 से गुना करेंगे 8, 8 को 3 से गुना करेंगे 8 या 24, और 24 यहाँ पे आया, और 24 को फिर 3 से गुना करते हैं, 24 को 3 से गुना करेंगे, चलती 12 2 हाथ में 1, 3 दूनी 6 1 7, 72 आया। यहाँ 72 हो गया था। 72 को फिर 5 से गुना करेंगे, और फिर जो आएगा उसको 5 से गुना करेंगे। 72 को 5 से गुना करते हैं, 10 का 0 हाथ में 1, 7 5 35 और 1 36, फिर इसको 5 से गुना करेंगे 0, 30 का 0 हाथ में 3, 15 3 18, कितना है 1800, 1800। ये तीनों बन गया। अब ये 4 नंबर क्वेश्चन हम बनाते हैं। देखिए 4 नंबर में क्या है, इसमें आपको एचसीएफ दे दिया है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो ये क्या है क्वेश्चन, एचसीएफ, ये 2 नंबर का एचसीएफ नो दिया है। ठीक है, और इसका एलसीएम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। हम फॉर्मूला बताए थे कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब यहाँ पे 2 संख्या क्या है, एक है 306, दूसरा है 657। एचसीएफ क्या है, एचसीएफ है 9, और एलसीएम हम लोग को नहीं पता है, यही एलसीएम निकालना है। तो इसको रहने दीजिए जैसे कहते से। अब ये गुना में धरा के भागम हो जाएगा, 306 गुना 657, 9 गुना में धरा के भागम हो गया। यहाँ क्या बचा, एलसीएम। 9 से काटिए, 9 का पहाड़ा में 3 बार में 27, और यहाँ बचा 4, यहाँ पे 3 में 27 बचा 3, यहाँ पे 36 हो गया, 9 चौके 36। अब यहाँ कितना कितना गुना करना पड़ेगा, 34 को गुना करना पड़ेगा 6 5 7 से। ठीक है, सबको गुना करते हैं, देखते क्या आता है। 6 5 7 गुना 34, 4 का पहाड़ा 7 बार 28, हाथ में बच गया 2, 5 चौके 20 और 2 22 का 2, हाथ में बचा 2, 6 चौके 24 और 2 26। 3 से गुना करेंगे 7 21, बचा 2, 5 15 और 2 17, हाथ में बचा 1, 6 18 1 19, यहाँ बचा 8 3 7 और 6 13 का 3, हाथ में 1, 9 1 10 1 12 का 2, हाथ में 1 2। तो यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे आ गया आपको 2 2 3 3 8 बराबर एलसीएम। तो हम इसको लिख सकते हैं एलसीएम बराबर 2 2 3 3 8। ये 4 का भी आंसर हो गया है। अब हम 5वां क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन 5 को हम लोग लिख लिए। इस टाइप का एक क्वेश्चन उदाहरण में भी दिया हुआ था। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब कहीं अगर 6 का पावर यहाँ पे n है, n जो है प्राकृत संख्या, मतलब हो गया n के जगह पे आप 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं। तो क्या कभी ऐसा आएगा कि वो 0 पे समाप्त होगा? देखिए 0 पे कौन समाप्त होता है, अगर मान लेते हैं कोई भी एक संख्या ले लेते हैं, 30 ले लेते हैं, ये तो 0 पे समाप्त हो रहा है। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो ये 2 से भागा होगा 15 बार में, फिर ये 3 से भागा होगा 5 बार में, और 5 से होगा 1 बार में। तो जो भी संख्या जिसका लास्ट में 0 आता है, समाप्त 0 पे होता है, उसका अभाज्य गुणनखंड करने पे 2 और 5 दोनों आएगा ही आएगा। ठीक है, अब हम करते हैं 6। देखिए 6 है तो 6 को करते हैं अगर अभाज्य गुणनखंड, तो 2 से भागा किए तो 3 आया, और 3 से भागा किए तो 1 आया। अब हम यहाँ देख सकते हैं 2 तो आया है लेकिन 5 नहीं आया। इसका मतलब इसका लास्ट में कभी भी 0 नहीं होगा। तो इसी को लिखे हैं। हम जानते हैं कि जो भी संख्या 0 पर समाप्त होती है उसका अभाज्य गुणनखंड करने पर गुणनखंड के रूप में 2 और 5 प्राप्त होता ही है। मतलब जब भी गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 कन्फर्म है कि आएगा। पर 6 का गुणनखंड करने पर गुणनखंड के रूप में हमें केवल 2 और 3 प्राप्त होता है। अगर 6 का गुणनखंड किए तो हम देख सकते हैं सिर्फ 2 और 3 आया,
ठीक है, प्राप्त होता है। 5 नहीं प्राप्त होने के कारण हम यह कह सकते हैं कि 6 का पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, और इसका कारण यही है कि ये 5 नहीं आया है तो ये 0 पे समाप्त नहीं होगा। इससे पहले जो उदाहरण बनाए थे आप उसको भी सेम इसी तरीका से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरीका सही है। क्वेश्चन 6 और 7 एक साथ लिख दिए हैं, इसको दोनों के साथ बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन 6 क्या है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। ये दोनों जो है भाज्य संख्याएं, लेकिन इसका क्या कारण है भाज्य संख्या। देखिए अभाज्य संख्या जो होता है जैसे कि 2, ये किससे भाग लगता है, 1 से और 2 से। अभाज्य जो संख्या होता है वो 2 चीज से भागा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या जो भी हो, जैसे 4 एक भाज्य संख्या, कम से कम 3 चीज से भागा लगना चाहिए। 3 से ज्यादा से लगे कोई दिक्कत नहीं, 3 से लगना ही चाहिए। तो 4 जैसे 1 से लगा, ये 2 से लगा और 4 से लगा, 3 से, इसलिए 4 क्या है अभाज्य संख्या। अब इसको हमको दिखाना है कि ये अभाज्य कैसे है। देखिए हम पहला को दिखाते हैं, इसका जो फर्स्ट का उत्तर हम बना रहे हैं 6 नंबर का। तो दिया हुआ क्या था, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पे भी 13 है, यहाँ पे भी 13 है, दोनों में 13 है, तो दोनों 13 को बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन ले लिए। तो जब यहां से 13 निकल गया तो यहाँ पे क्या बचा, 7 गुना 11, ये बचा प्लस यहां से 13 निकल गया 7 गुना 11, और जब यहां से 13 निकल गया कुछ नहीं है यानी 1 है, तो यहाँ पे क्या बच गया 1। तो लिख सकते हैं 13। अब इसको आप 7 को इससे गुना करेंगे तो होगा 77 प्लस 1, तो हो गया 13 गुना 77, एक जुड़ेंगे 78। अब ये जो भी संख्या था वो 13 से भी भागा लगेगा, 78 से भी भागा लगेगा। अब हम चाहें तो इसको गुना 1 लिख सकते हैं, किसी भी संख्या को 1 से गुना कीजिए सेम होता है। तो ये 3 चीज से भागा लग रहा है, मतलब ये जो संख्या था ये क्या था, ये एक भाज्य संख्या था। तो इसे यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है। अब देखिए ये कैसे हम पता किए कि ये तीनों से भागा लगेगा। कोई हम एग्जांपल के लिए 30 ले लेते हैं, ठीक है। तो 30 जो है, 30 को कैसे कैसे लिख सकते हैं, 30 को आप लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5, ठीक है। तो ये 2 को 3 से गुना करेंगे 6, 6 को 5 से गुना करेंगे 30। तो ये जो 30 है ये 2 से भी भागा लग रहा है, 3 से भी भागा लग रहा है, 5 से भी भागा लग रहा है, अगर 1 लिख देंगे तो 1 से भी भागा लग रहा है। तो ये भाज्य संख्या था। उसी तरीका से यहाँ जो भी नंबर था वो 13 से भी भागा लगेगा, 78 से भी लगेगा, 1 से भी भागा लगेगा। अब सेम तरीका से दूसरा बनाते हैं, जो दूसरा था वहां पे जो दिया हुआ है, देखिए सेम तरीका से बनेगा। वो भी क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। अब यहाँ पे देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में 5 मिल रहा है, तो 5 को हम बाहर निकाल लिए। अब क्या बचा, जब यहां से 5 निकल गया तो यहाँ क्या बचा, 7 गुना 6 गुना 5 निकल गया तो गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस यहां से 5 निकल गया तो कुछ नहीं बचा, यानी क्या बचा 1। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ 5 लिखे गुना, आप सबको गुना करते हैं। 7 को 6 से गुना करेंगे 42, ठीक है। 42 को 4 से गुना करेंगे, 42 को 4 से गुना करेंगे तो 8 और 8 4 चौके 16, 168 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 168 हुआ, और फिर 168 को 3 से गुना करेंगे और फिर 2 से गुना करेंगे, फिर 3 से गुना करते हैं। 8 3 24 का 4 हाथ में बचा 2, 6 3 18 2 20 का 0 हाथ में बचा 2, 3 और 2 5, और फिर 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 8 0 10, ठीक है। यहाँ आएगा 1 0 0 8, ये गुना लिखेंगे, अपना मन से 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो भी संख्या था वो 5 से भी भागा लग रहा है, इससे भी लग रहा है, इससे भी लग रहा है, मतलब वो 3 चीज से तो भागा लग रहा है, यानी ये भी क्या है भाज्य संख्या है। लीजिए इसलिए 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन 7 क्या है, इस प्रश्नावली का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 7 जो है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। एक खेल का मैदान है, चारों तरफ इस तरीका से दौड़ने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना हुआ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। अगर सोनिया नाम का कोई लड़की है, मान लीजिए सोनिया नाम की कोई लड़की है, अगर ये पूरा ग्राउंड का एक चक्कर लगाएगी तो कितना लगेगा,
18 मिनट, ठीक है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। अगर रवि जो है इसी मैदान का एक चक्कर लगाएगा तो उसको कितना निकलेगा, ये सोनिया थी, सोनिया को 18 मिनट और रवि को जो है वो 12 मिनट लगेगा, ठीक है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो एक ही समय पे एक ही स्थान से एक साथ चलना इसे स्टार्ट किए। अगर यहां से स्टार्ट किए तो दोनों एक साथ एक ही दिशा में चलना स्टार्ट किया, कितने समय के बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए रवि का स्पीड जो है ज्यादा है, सोनिया का स्पीड कम है, तो अगर जब हम चलना स्टार्ट करेंगे तो जब 12 मिनट में एक चक्कर हुआ तो रवि का चक्कर पहले कंप्लीट होगा और सोनिया का चक्कर में लगेगा टाइम, इससे ज्यादा टाइम लगेगा। तो क्या होगा, वो आगे हो जाएगा रवि और पीछे हो जाएगी सोनिया। लेकिन कौन सा ऐसा टाइम आएगा जबकि दोनों फिर वापस एक जगह पे मिल जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। मान लेते हैं कोई एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई एक रवि है जो कि 2 मिनट में चक्कर लगाता है और सोनिया 3 मिनट में चक्कर लगाती है, ठीक है, सोनिया 3 मिनट में, तो रवि का एक चक्कर लगा 2 मिनट, ठीक है। फिर इसके बाद अगर ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 6 मिनट होगा, ठीक है। फिर एक और चक्कर रवि लगाया तो फिर 4 मिनट लगा, फिर एक और चक्कर लगाया तो 6 मिनट लगा, मतलब 3 चक्कर लगाने में 6 मिनट लगा। सोनिया थी वो एक चक्कर लगाई थी तो कितना लगा था, 3 मिनट, फिर एक और चक्कर लगाई थी तो 6 मिनट, मतलब 6 मिनट में दोनों क्या हुआ, एक ही जगह पे वापस आ गया। इसी तरीका से ये 18 और 12 के एलसीएम निकलेंगे और जो भी एलसीएम आएगा वही आपका आंसर होगा। देखिए पहले हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम अगर 12 और 18 का निकालते हैं तो क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा 36, ठीक है। निकाल के दिखा देते हैं। 12 जो है वो अभी 12 जो है वो 2 से भागा लगेगा 6 बार में, फिर यहाँ पे 2 से लगेगा 3 बार में, 3 से लगेगा 1 बार में, और जो कितना था 18 था, 18 जो है वो 2 से लगेगा 9 बार में, 3 से लगेगा 3 बार में और 3 से लगेगा 1 बार में। अब क्या है, दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में देखिए 3 मिल रहा है और 3 कितना बार आया, 2 बार आया। जो ज्यादा रहता है उसको लिखते हैं, जैसे कि एलसीएम में जो ज्यादा बार आया तो ज्यादा बार क्या आया है, ज्यादा बार यहाँ 2 बार आया है, इसमें 1 बार आया तो 2 बार लिखेंगे, और यहाँ पे 3 2 बार आया है, इसमें 1 ही बार आया तो 2 बार 3 लिखेंगे। इससे पहले भी ये बता चुके हैं, 2 को 2 से गुना करेंगे 4, 4 को 3 से गुना करेंगे 12, 12 को 3 से गुना करेंगे 36, तो एलसीएम कितना निकला, 36। तो ये जो हम लोग का आंसर पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो लिख देते हैं यहाँ पे मिलने का समय, मिलने का समय कितना था, 36 मिनट। 36 मिनट के बाद दोनों एक ही जगह पे मिल जाएंगे। प्रश्नावली 1.1 पूरा कंप्लीट हो गया है। अब 1.2 से पहले जो उदाहरण दिया हुआ उसको हम बता रहे हैं। देखिए उदाहरण 5 क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप का ये जो क्वेश्चन है बहुत सारा बच्चों को बहुत हार्ड लगता है, ठीक है, और लेकिन एग्जाम में पूछता भी है। तो इसको क्या है, याद नहीं कीजिए, आप समझ के पढ़िए। अब हमको समझाते हैं, अगर आप समझ जाइएगा तो इसको आसानी से बना सकते हैं। हम करेंगे क्या, उस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे कि क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा हमको इसको बताना है। तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा मान लेंगे कि √3 एक परिमेय संख्या है, और इसके बाद जब बनाएंगे तो उल्टा जो माने थे वो गलत हो जाएगा, तो जब गलत हो जाएगा तो परिमेय हो जाएगा। अब देखिए कैसे होगा, हम पहले इसको क्या लिखेंगे, लिख लेंगे उल्टा। मान लिया √3 एक परिमेय संख्या, उल्टा मान लिए परिमेय संख्या। जो भी परिमेय संख्या होता है, इससे पहले शुरू में बताए थे, वो p/q के फॉर्म में होता है, जहां दोनों पूर्णांक होता है। तो हम लिख सकते हैं √3 बराबर p/q। अब हम यहां क्या किए हैं कि p और q ऐसा नंबर लिए हैं कि अगर दोनों का HCF निकालेंगे तो 1 निकलेगा। तो यहां लिख देंगे हम, जहां HCF PQ बराबर 1 और q नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो यहां लिखेंगे जहां HCF दोनों का 1 है और Q नॉट इक्वल टू 0। अब हम आगे यहां पे करेंगे क्या, देखिए HCF 1 का मतलब ये होता है कि कोई भी नंबर लिखे, मान लेते 7 लिखें और 15 लिखें, क्या ये दोनों किसी चीज से कट रहा है, या इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब दोनों कोई चीज से नहीं कटेगा, सेम नंबर से भागा दोनों नहीं लगेगा। तो हम कह सकते हैं ये दोनों का HCF क्या है, 1 है। तो ऐसा इसको मान लिए। अब हम आगे दिखा ये देंगे कि ये दोनों जो है कोई नंबर से भागा लगेगा। अगर ये दिखा देते हैं तो जो हम ये माने वो गलत हो गया और ये अपरिमेय संख्या होगा। अब कैसे दिखाएंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, Q को उधर ले जाते हैं, तो यहाँ डिवाइड में धरा के मल्टीप्लाई हो गया,
√3 और ये हो गया q, यहाँ भागा में था इधर आके गुना हो गया, इक्वल टू कितना हो गया p हो गया। रूट हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करते हैं। √3 वर्ग मतलब पूरा का स्क्वायर, ठीक है, ये पूरा का स्क्वायर। रूट का कभी भी स्क्वायर कीजिए, रूट का कभी भी वर्ग कीजिए, वो हमेशा रूट खत्म हो जाता है, तो सिर्फ कितना बचेगा 3, और फिर q का स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर, और यहाँ p का स्क्वायर करेंगे p स्क्वायर। अब यहाँ पे आ गया, इसमें एक थ्योरम है। थ्योरम क्या है कि कोई भी संख्या, मान लेते हैं p स्क्वायर एक संख्या है, अगर ये 3 से भागा लग रहा है, ठीक है, और अगर ये जिससे भी भागा लग रहा है वो अभाज्य संख्या है, तो ये ये 3 जो है वो p से भी भाग लगेगा, मतलब 3 से p भी भागा लगेगा, ऐसा एक परिमेय दिया हुआ 1.2 में। तो हम यहां पे लिख सकते हैं चूंकि p स्क्वायर 3 से विभाज्य है, विभाज्य है मतलब भागा लग रहा है, ठीक है, और प्रमेय के अनुसार जो है जब p स्क्वायर जो है वो 3 से विभाज्य है, मतलब p भी 3 से विभाज्य होगा, इसलिए p जो है ये भी 3 से विभाज्य है। हम क्या दिखा दिए यहाँ पे, हम यहाँ पे ये दिखा दिए कि p जो है वो 3 से भागा लग रहा है, ठीक है। अब हम दिखाएंगे q भी 3 से भागा लग रहा है। अब ये कैसे दिखाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे मान लिया, मान लिया, मान लिया p बराबर हम क्या करेंगे 3c मान लेंगे, आप c हो x हो w कुछ भी लिख सकते हैं, तो p बराबर 3c लिखे, इसको आप लिख दीजिए समीकरण 1। अब ये p का वैल्यू इसमें रखेंगे, ठीक है, तो लिखते हैं 1 से, ये 3 लिखे, q स्क्वायर बराबर p के जगह पे क्या है 3c, तो 3c और यहाँ p का स्क्वायर था तो पूरा का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ क्या होगा, ठीक, 3q स्क्वायर सेम टू सेम रहा, इक्वल टू 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और c का स्क्वायर करेंगे तो c स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 3 था, ठीक है, यहाँ पे लिख दिए। अब ये 3 को अगर उधर ले जाएंगे तो 3 क्या हो जाएगा, गुना से के भागम हो जाएगा, तो यहाँ पे q स्क्वायर छूट गया, q स्क्वायर रहने दिए, q स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे इंटू था तो यहाँ के भागम हो गया, तो 3 से काटेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 3, तो q स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पे हम जैसे देखे थे यहाँ p स्क्वायर था, तो क्या लिखे थे p स्क्वायर 3 से विभाज्य है, यहाँ पे क्या है q स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि q स्क्वायर 3 से विभाज्य है, विभाज्य, फिर वही थ्योरम के हिसाब से q भी 3 से विभाज्य होगा, इसलिए q 3 से विभाज्य है। अब देखिए क्या आ गया, हम लोग दिखा दिए क्या कि p जो है 3 से भागा लग रहा है, q भी 3 से भागा लग रहा है, मतलब ये दोनों 3 से भागा लगेगा ही। यानी अगर दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालेंगे तो ऐसा संख्या जो कि दोनों से भागा लगा तो 3 तो होगा ही, तो लिख देंगे 3p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, गुणनखंड है, मतलब 3 दोनों से भागा लग रहा है, लेकिन हम यहाँ क्या माने थे, ये माने थे कि एचसीएफ दोनों का एक है, तो ये तो गलत हो गया जो माने थे, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे यह विरोधाभास है, यह विरोधाभास है, विरोधाभास हो गया, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। ये उदाहरण हो गया है पूरा अच्छा तरीका से कंप्लीट। अब इसका अगला उदाहरण को हम लिखते हैं, उदाहरण 6 और 7 इसको लिख लिए हैं, ठीक है। देखिए दो तरीका का इसमें होता है, एक जो अभी हम पहले आपको बताए थे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, उसको पूरा बनाने का तरीका बताएं। अब ये जो है इसमें भी √3 है, लेकिन इसमें रूट के अलावा और कोई नंबर है, जैसे कि देखिए यहाँ 5 है, फिर यहाँ 3 है, तो इसको बनाने का अलग तरीका है, ठीक है। ये ज्यादा आसान, ये वाला जो जरा बड़ा था, लेकिन ये वाला ज्यादा आसान है, ये आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। करना क्या है, हम लोग दो लाइन को तो सेम टू सेम लिखेंगे, मान लिया दो लाइन एकदम सेम लिखना है, ये हम 6 में बना रहे हैं। मान लिया 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, जबकि हमको दिखाना यह था कि दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो जैसे उसमें उल्टा माने थे इसमें उल्टा मानेंगे। मान लिया 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। जो भी परिमेय संख्या है
वो p बाई क्यू के फॉर्म में होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं 5 माइनस रूट 3 बराबर p बाई क्यू, जहां HCF जो है पी क्यू का वो 1 है और Q नॉट इक्वल टू 0। यहां तक तो दोनों में सेम टू सेम लिखे। अब हम यहां क्या करेंगे, रूट के अलावा जो भी नंबर है उसको उधर ले जाएंगे, मतलब इधर सिर्फ आपको रूट रहना चाहिए। तो 5 है तो उधर ले जाएंगे, तो यहां क्या बचेगा, माइनस रूट 3 इक्वल टू पी बाई क्यू। ये प्लस 5 इधर आके क्या हो गया, माइनस 5 हो गया। ठीक है, अब ये माइनस है तो इधर सिंगल हमको सिर्फ रूट चाहिए, तो क्या करेंगे, माइनस को उस साइड ले जाएंगे, माइनस को उस साइड ले जाइए या फिर दोनों तरफ माइनस से इंटू कीजिए, तो क्या होता है, साइन चेंज होता है। ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस में था तो ये माइनस में हो गया, और ये माइनस में था तो ये प्लस में हो गया। ये तो आपको आ गया। अब इसमें हम करते क्या है, देखिए जब ये P और Q दोनों क्या था, दोनों पूर्णांक था, ठीक है, और 5 भी एक पूर्णांक है। तो अगर हम यहाँ पे देख चुके हैं कि नीचे ये 0 नहीं है, नीचे वाला 0 नहीं, P कुछ भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, या जो भी हो, या फिर माइनस में हो, अगर दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, तो जो भी नंबर आएगा तो वो हम लोग को जो ऐड करने के बाद जो भी नंबर आएगा वो क्या होगा, वो एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इधर जो भी नंबर है, जो भी आपको इधर है उसको आप परिमेय लीजिए। लिखेंगे चूंकि P Q और 5 एक पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक है, इसलिए माइनस P बाई क्यू प्लस 5 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। ठीक है, ये तो परिमेय हो गया। अब जब इक्वल का मतलब यहां क्या, बराबर का साइन, मतलब दोनों तरफ बराबर है, बराबर है यानी ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगा। तो यहां पे फिर लिखेंगे, यहां पे लिख दीजिए, इसलिए रूट 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। ठीक, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि रूट 3 एक जो था परिमेय संख्या नहीं होता है, मतलब ये जो हम लिखे ये क्या लिखे, गलत लिखे, तो इसको लिखेंगे यह विरोधाभास है, यह विरोधाभास है। इसलिए रूट 3 क्या था, जो क्वेश्चन था, क्या था क्वेश्चन, 5 माइनस रूट 3, इसलिए 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब यहां पे देखना क्या है, हमको कुछ नहीं करना है, जब भी रूट के अलावा जो चीज दिया हुआ रहेगा सबको उधर ले जाइए, इधर रूट ले, इधर जो भी आएगा ये परिमेय होगा, इसलिए ये भी परिमेय होगा, विरोधाभास है, आपका आंसर हो गया। अब दूसरा बनाना है, सेम इसी तरीका से बनाएंगे। देखिए 7 नंबर लिखेंगे, क्या यहाँ पे लिख देंगे, मान लिया 3 रूट 2 एक परिमेय संख्या है, बाकी सब सेम होगा। यहाँ लिखेंगे 3 रूट 2 बराबर P बाई क्यू, जहां HCF दोनों का 1 है और Q नॉट इक्वल टू 0। जैसे कि इसमें हम लोग रूट निकाले थे, इसमें भी रूट निकालेंगे, तो 3 को उधर ले जाएंगे, तो लिखेंगे रूट 2 बराबर P बाई क्यू, और ये 3 गुना में धर के क्या आ गया, भागा में, तो यहाँ P है, Q है, 3 है, ये तीनों क्या है, पूर्णांक है। तो उसी तरीके से लिखेंगे P Q और 3 एक पूर्णांक है। जब ये तीनों पूर्णांक है तो इधर जो भी आया क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। यहां लिख देंगे P बाय 3Q, ये जो है एक परिमेय संख्या। तो जब ये परिमेय संख्या है तो इधर वाला भी परिमेय संख्या होगा, इसका मतलब रूट 2 भी एक परिमेय संख्या है, यह विरोधाभास है, इसलिए जो क्वेश्चन दिया हुआ था 3 रूट 2 ये भी एक अपरिमेय संख्या। इसी तरीके से सब क्वेश्चन को बना सकते हैं। उदाहरण पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब प्रश्नावली 1.2 हम बनाने वाले। देखिए ये क्वेश्चन सेम टू सेम उदाहरण में हम बताए थे, जैसे कि क्या दिया हुआ, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। हम रूट 3 का बताए थे, इस बार रूट 5 का बनाना है। सब कुछ सेम टू सेम लिखना है, जहां पे 3 है वहां पे सिर्फ 5 हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद हम आपको एक बार बता देते हैं क्या लिखेगा। मान लिया रूट 5 एक परिमेय संख्या है, उल्टा मानते थे, और क्या करते थे, जब अपरिमेय संख्या है तो ये P बाई क्यू के फॉर्म में होगा, तो यहाँ लिखेंगे P बाई क्यू, जहां दोनों का HCF वो 1 है और Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 का बराबर नहीं है। अब क्या करेंगे, Q को इधर ले जाएंगे तो भाग में इधर आके गुना हो गया, और हम लोग का P इक्वल टू ये निकला, दोनों तरफ क्या किए, वर्ग किए, दोनों तरफ स्क्वायर किए, तो यहाँ स्क्वायर लिखे, यहाँ स्क्वायर लिखे। अब देखिए रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म होकर 5 बचेगा, Q का स्क्वायर करेंगे Q स्क्वायर, P का स्क्वायर करेंगे P स्क्वायर। अब P स्क्वायर जो है वो 5 से भागा लग रहा है, विभाज्य, कैसे 5 से विभाज्य, Q जो था वो क्या था, जब ये परिमेय संख्या है तो इसको P बाई क्यू लिखे, दोनों पूर्णांक हो गया,
कोई भी पूर्णांक को आप यहाँ पे रखिएगा क्यू के जगह पे, 1 रखिए, -1 रखिए, -3 कुछ भी रखिए, वो जो है यहाँ पे 5 का गुणनखंड आएगा, मतलब 5 से वो भागा लगेगा ही लगेगा। इसका मतलब पी स्क्वायर जो 5 से भागा लगता है, तो इसीलिए लिखे पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। जब पी 5 से विभाज्य है, पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो पी भी 5 से विभाज्य होगा। ये परिमेय 1.2 का नियम था जो कि उदाहरण में बता चुके थे। और एक से यहाँ पे लिखे, एक से क्या करेंगे, यहाँ पहले मान लेंगे, मान लिया p इक्वल टू 5c, और एक से जो है p के जगह पे 5c लिख दिए, इसका स्क्वायर किए तो 5 का स्क्वायर होगा 25, ये गुना 13 के भागा में 5 से काटे 5, ये 5c स्क्वायर। जैसे यहाँ पे लिखे थे सेम उसी तरीका से यहाँ लिखेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ 5 है, मतलब क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। दोनों 5 जो है p और q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, या विरोधाभास है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये इसी तरीका से बनता है, सेम टू सेम। सिर्फ आपको 3 के जगह पे 5 लिखना है, अगर √7 हो तो 7 लिख देंगे, इसी तरीका से बनेगा। सिर्फ क्या अंतर होता है, अंतर एक ही होता है जो मानते हैं। 3 था तो 3c माने, 5 है तो 5c मानेंगे, 7 रहेगा 7c मानेंगे, बस ये हो गया। अगला क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन 2 और 3, ये लास्ट 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। ठीक है, इसको हम बनाते हैं। देखिए क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। उदाहरण में भी एक ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ था जो रूट के अलावा अगर कुछ एक्स्ट्रा हो तो उसको बनाने का अलग तरीका उदाहरण में था, ये भी उसी तरीका से बनेगा, सब उस तरीका से बनेगा। हम एक साथ बनाने का कोशिश करते हैं। पहले लिखेंगे मान लिया, ठीक है, क्या है, 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। उल्टा मानते हैं, जब परिमेय दिया तो क्या मानेंगे, परिमेय मानेंगे, परिमेय संख्या है। ठीक है, कोई भी जो परिमेय संख्या है वो p/q के फॉर्म में होता है और दोनों जो है पूर्णांक होता है, इसलिए इसको p/q लिखें। और लिखेंगे यहाँ पे जहां HCF जो है वो PQ का वो 1 है और Q ≠ 0। देखिए कुछ कुछ बुक में लिखा हुआ रहता है सहभाज्य। ठीक है, सहअभाज्य संख्या मतलब ये होता है कि दोनों का HCF होना, दोनों एक ही चीज है। अगर कहीं पे कोई लिख दिया सहअभाज्य तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत हो जाएगा, वो भी सही है ये भी सही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रूट निकालेंगे। तो +3 को उधर ले जाते हैं, तो 2√5 = p/q, ये +√3 करके क्या हो गया, -√3, फिर √5 = p/q, -3 यहाँ पे था। देखिए ये 5 निकालने के लिए पहले तो 3 को उधर ले गए थे तो माइनस में आ गया था, अब ये √5 निकालना है तो 2 गुना में इधर आके भागा में होगा, तो एक बार ये q के साथ भी आ जाएगा, एक बार ये 3 के साथ भी आ जाएगा, 3 के साथ आएगा नीचे 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ गुना में था, इधर लेके भागा में। अब इधर जो आया है देखिए क्या क्या है, p है, q है, 3 है, 2 है, 4 चीज है, चारों क्या है, पूर्णांक है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि p, q, 3 और 2 पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक है, और जब ये पूर्णांक है इसका मतलब ये जो भी होगा वो परिमेय संख्या होगा। लिख लेंगे इसलिए p/2q -3/2, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखिए, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब लिखेंगे ये हमको पता है कि जब ये परिमेय संख्या है, और यहाँ बराबर का मतलब बराबर नहीं क्या, तो दोनों तरफ बराबर, ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगा। फिर लिख सकते हैं यहाँ पे, इसलिए √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं कि √5 परिमेय नहीं होता है, तो लिखेंगे यह विरोधाभास है, यह विरोधाभास है। इसलिए जो क्वेश्चन दिया था 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, 3 का बन गया, 2 का बन गया। अब थर्ड नंबर बनाते हैं, सेम टू सेम लिखना है। देखिए क्या करना था, तीसरा का 1 इस बार करना था 1/√2। ठीक है, इसको हमको क्या दिखाना, परिमेय दिखाना, अपरिमेय प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, उल्टा मानेंगे कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, फिर यहाँ पे लिख दीजिए आप, यहाँ पे जरा सा मिटाते हैं, यहाँ लिखेंगे 1/√2 बराबर p/q, सेम टू सेम, जहाँ HCF दोनों का 1 है और q ≠ 0, रूट निकालना है। अब रूट किस तरीका से निकलेगा, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे, तो इसको इससे गुना करेंगे तो √2p बराबर इसको इससे गुना करेंगे q, तो √2 = q, ये p गुना में धरा के क्या हो गया, भागा। अब यहाँ देखिए √2 = q/p आया, इसका मतलब क्या है,
कि यहाँ पे दो ही चीज है, एक Q है एक P है, तो आप यहाँ पे बस दो ही ठो लिखिए कि Q और P, या फिर P और Q लिख देते हैं, P और Q पूर्णांक है, और उधर जो था उधर क्या था, तो Q बाय P एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 है तो ये भी एक परिमेय संख्या होगा या विरोधाभास है, तो इसका आंसर हो गया 1/√2 एक अपरिमेय संख्या। सेम टू सेम किए, यहाँ पे एक परिमेय लिख दिए, इसको P बाय Q लिखे, इसको इससे इंटू किए, इसको इससे इंटू किए, तो यहाँ पे आ गया। √2 निकालने के लिए P को इधर ले गए तो Q बाय P हो गया। Q और P दोनों क्या था, पूर्णांक था, इसलिए ये जो है परिमेय संख्या हो गया। जब ये परिमेय है तो ये भी परिमेय हो गया, लेकिन √2 हम जानते हैं कि परिमेय नहीं है, यह विरोधाभास है, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या। अब थर्ड नंबर बनाते हैं, इस पर क्या दिया हुआ है, यानी कि इसका सेकेंड ये है 7√5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7√5 लिखेंगे, 7 को उधर ले जाएंगे, जब 7 को उधर ले गए तो √5 बराबर P बाय Q था, 7 गुना में इधर क्या आ गया, भागा में, तो यहाँ तीन चीज आ गया, PQ 7, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए PQ और 7 पूर्णांक है, इसलिए उधर जो भी था क्या था, P बाय 7Q एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगा, मतलब √5 भी एक परिमेय संख्या है या विरोधाभास है, इसलिए जो क्वेश्चन था 7√5 एक अपरिमेय संख्या। लास्ट बनाते हैं, सब एक ही टाइप से बन रहा है। तीसरा नंबर, फिर इसमें लिखेंगे, मान लिया 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, फिर यहाँ लिखेंगे 6 + √2 बराबर P बाई Q, √2 निकालना है, √2 = P बाई Q, प्लस 6 को इधर लाएंगे -6, यहाँ पे तीन चीज है, PQ 6 लिखेंगे, PQ और 6 पूर्णांक है, इसलिए उधर जो भी था क्या था, P बाई Q -6, ये एक परिमेय संख्या हो गया, ये परिमेय है तो ये भी परिमेय हो गया, यानी यहाँ पे दो एक परिमेय संख्या है, विरोधाभास है, इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए एक चैप्टर में पूरा वीडियो हम कंप्लीट कर दिए। अगर आपको पूरा वीडियो देखने के बाद ऐसा लगता है कि और वीडियो आपको चाहिए तो ठीक है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगला वीडियो में और अगला लेसन के साथ।